नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए शची मिश्र जी की लिखी कहानी बिंदी। कंपार्टमेंट में पहुंचकर उसने सीट के नीचे सामान रखवाया और कूली को पैसे देकर अपनी सीट पर बैठ गई। एसी का डब्बा अपनी जगह से कुछ आगे जाकर लगा था। पहली बार अकेली घर से बाहर निकल रही थी, इसलिए इस जरा सी दूरी में उसे घबराहट होने लगी। मुंबई की भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म और यात्रियों का रेला देर से उसे परेशान कर रहा था। कंपार्टमेंट में बैठने के बाद लगा कि अब जान में जान आई है। बैठने के साथ ही नई चिंता उभर आई। अकेले कैसे सारा सामान कंपार्टमेंट के बाहर ले जाएगी और उतारेगी? कैसे कूली बुलाएगी? हमेशा दोनों मिलकर सामान उतार लेते थे। अब उसका दिल एक नए अंदेशे से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया और सहज होने की कोशिश करने लगी। गाड़ी छूटने वाली ही थी कि एक और परिवार कंपार्टमेंट में आ गया। उसने अपने सहयात्री परिवार पर नजर डाली। एक अधेड़ महिला, दो जवान लड़का लड़की। महिला की ठेठ उत्तर भारतीय वेशभूषा, पूरी मांग में सिंदूर, बड़ी सी बिंदी, साथ में सूटकेस, एयर बैग के साथ मोटे थैले और टोकरी। उसने उठकर अपने खाने के सामान हुक में टांग दिया और प्लेटफॉर्म से खरीदी मैगजीनों को साइड टेबल पर रख दिया। लंबी यात्रा में किताबें और मैगजीनें ही उसकी सदा से साथी रही हैं। ट्रेन में एकदम खाली बैठने से एक अजीब सी उकताहट घेरने लगती है, पर पढ़ने का शौक उसके उकताहट को बहुत हद तक कम कर देता है। उसकी बड़ी सी बिंदी पर ध्यान जाते ही उसका हाथ अपने आप अपने माथे पर चला गया। उसकी छोटी सी बिंदी अपनी जगह पर चिपकी हुई थी। कभी कभी हाथ लग जाने से या 2-3 बार उतार कर दोबारा लगाई गई पुरानी बिंदी गिर जाया करती है, पर आज एकदम नई बिंदी उसके माथे पर मजबूती से चिपकी थी। गले में पहना मंगलसूत्र भी मौजूद था। वह आश्वस्त हुई। भीड़ भाड़ में न जाने कब कौन अपने कुशल हाथों से कौन सी चीज गायब कर दे पता ही नहीं चलता है। कुछ छोटी छोटी चीजें बाहरी व्यक्तित्व में इतनी गहरी बैठ जाती हैं कि उसके बिना अपना व्यक्तित्व स्वयं को ही आधे का भी अधूरा लगता है। छोटी सी बिंदी, मंगलसूत्र, हाथों में लाल बंगाली पौला, पता नहीं कैसे एक एक चीजें बदलती और जुड़ती गईं। कांच की चूड़ियों की जगह प्लास्टिक के पौले ने ले ली। बंबई के परिवेश ने उसमें पतला सा मंगलसूत्र भी जोड़ दिया। अब इन तीनों चीजों के साथ ही वह अपने आप को शीशे के सामने पूरी पाती है। आज भी उसने घर से निकलने से पहले शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को पूरा किया था। उसने एक पत्रिका उठाई और सरसरी नजर से पन्ने पलटने लगी। पत्रिका को एक बार पलटकर वह बाद में मनपसंद क्रम से पढ़ती थी। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होने लगा कि सामने बैठी महिला की जिज्ञासु आंखें उसे देख रही हैं। वह एक बार उसकी एक पत्रिका उठाकर पलट चुकी, पर बिजनेस टुडे और दलाल स्ट्रीट जैसी पत्रिकाएं उसके लिए बेमानी थी। उसने उन्हें वहीं बिना पढ़े वापस रख दिया था। शायद उसे उम्मीद थी कि महिला होने के नाते मेरे पास महिलाओं की पसंदीदा पत्रिकाएं होंगी। उसने पत्रिका बंद कर दी और एक नज़र सामने बैठी महिला पर डाली। वह मुस्कुराई। कहाँ जा रही हैं? उसने सामने बैठी महिला से पूछा। यह सहज सा प्रश्न था। एक कंपार्टमेंट में बैठे लोग हमेशा ऐसी ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। लखनऊ, वह मुस्कुराकर बोली। वह लड़की जो अभी तक ऊब रही थी, चैतन्य हो गई थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह भी उससे बातें करना चाह रही है। लड़का पहले ही ऊपर की बर्थ पर जाकर लेट गया था। आप कहाँ जा रही हैं? उसने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। मैं भी लखनऊ जा रही हूँ। वह संक्षिप्त सा उत्तर देकर चुप हो गई। लखनऊ में ही रहती हैं? नहीं, मुंबई में। लखनऊ में घर है। मैं भी लखनऊ में ही रहती हूँ। बम्बई में लड़की को दिखाने के लिए ले गई थी। उसने ध्यान से उस लड़की को देखा। वह एक साधारण शक्ल सूरत की कमजोर सी लड़की थी। क्यों, क्या हो गया?
उसे हैरानी हुई कि इतनी कम उम्र में ऐसी क्या परेशानी आ गई कि उसे इलाज के लिए लखनऊ से मुंबई जाना पड़ा। इसका खून बनना बंद हो गया है। बम्बई में मेरा भतीजा है, उसने टाटा मेमोरियल में दिखाने के लिए बुलाया था। डॉक्टर ने जांच करवाकर दवा लिख दी है। इसके पापा साथ नहीं आए। उसके माथे की बिंदी और मांग का सिंदूर स्पष्ट रूप से उसके सुहागिन होने की घोषणा कर रहे थे। रेलवे में है, उन्हें छुट्टी नहीं मिली। इसकी जन्मपत्री भी दिखा चुकी हूं, पंडित लोग रक्त दोष बताते हैं। उसका मन शंकित हो उठा। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल कोई डिज्नीलैंड तो है नहीं जहां छुट्टियों में बच्चे शौकिया तौर पर घूमने जाते हों। इतनी कम उम्र में विधाता ने उसे कैसी परीक्षा में डाल दिया। उसे लगता है कि एक उम्र के बाद औरतें सिर्फ माँ रह जाती हैं। उसने हौसला देने के लिए कहा, अरे ठीक हो जाएगी कुछ दिन में। छोटी मोटी समस्या तो आती जाती रहती है। जवान बच्चे हैं, झट ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता न करें। हौसला देने के बावजूद उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसने लड़की से पूछा, मुंबई में कहाँ कहाँ घूमी? वह माहौल को हल्का करना चाहती थी, जो अचानक ही बहुत ही बोझिल हो गया था। आंटी एक दिन टूरिस्ट बस में बैठकर घूमने गई थी। उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। कैसा लगा? उसने हंसकर पूछा। अच्छा, वह धीरे से हंसी। किस क्लास में पढ़ती हो? बीएससी सेकेंड ईयर में, उसने बुझा हुआ सा जवाब दिया। वह पूरे वार्तालाप के दौरान चुपचाप ही रही। निसंदेह वह अपनी बीमारी की गंभीरता को समझ रही थी। भाई साहब क्या करते हैं? उसने पूछा। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, पर अगले ही क्षण उसे महसूस हुआ कि वह उसी से पूछ रही है। डॉक्टर हैं लीलावती में। आप भी काम करती हैं? नहीं, मैं घर में ही रहती हूँ। भाई साहब की ड्यूटी तो लंबी होती होगी। हाँ, सुबह 8 बजे निकल जाते हैं, पर आने का टाइम तय नहीं है। अधिकतर देर हो जाती है। वह ठेठ घरेलू औरतों की तरह अपने घर गृहस्थी लेकर बैठ गई और साथ ही उसकी गृहस्थी का लेखा जोखा भी ले रही थी। लखनऊ में आपके कौन हैं? मेरा मायका और ससुराल दोनों लखनऊ में ही है। शुक्र है उसने मोहल्ला नहीं पूछा। अभी कहाँ जा रही हैं, मायका या ससुराल? वह हंस पड़ी। मायके, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी हैं? हाँ हैं। सास ससुर? नहीं, दोनों नहीं हैं। फिर ससुराल में कौन है? देवर देवरानी। उसके चाहने से लगने लगा कि देवर देवरानी के होने का मतलब कोई नहीं है अपना। कितने दिन रुकेंगी लखनऊ में? 10 दिन रुकूंगी, लौटने का रिजर्वेशन करवा कर आई हूँ। तो भाई साहब के खाने पीने का कौन देखेगा? काम वाली बाई है, खाना बना देगी। हमेशा बाई ही बनाती है? उसने फिर पूछा। नहीं, मैं खुद बनाती हूँ। हाँ, रोज रोज नौकर के हाथ का खाना नहीं खाया जा सकता है। वह चुप रही। बच्चे कितने हैं? थोड़ा रुककर उसने पूछा। 2, एक बेटा एक बेटी। हमारी तरह ही आपके भी। वह धीरे से हंस दी। बदले में वह भी हल्के से मुस्कुराई। बच्चे क्या करते हैं? बेटा एमबीए कर रहा है और बेटी 12th में है। बेटा मेडिकल में नहीं गया? नहीं, उसे मेडिकल पसंद नहीं था। बेटी चाहती है, देखिए क्या होता है। वह लगातार सवाल पर सवाल दागे जा रही थी, जैसे कि उसकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा ले डालेगी। वह भी उससे उदासीन नहीं रह सकी। लंबा सफर सहयात्री से उदासीन रहकर तो नहीं काटा जा सकता है। बेटी मेडिकल में जाना चाहती है, तब तो खूब मेहनत करती होगी। ये भी मेडिकल में जाना चाहती है, पर जितनी पढ़ाई चाहिए उतनी पढ़ती नहीं है। 1 साल इसने कोचिंग भी की थी। वह लड़की के मेडिकल में ना आ पाने से थोड़ा मायूस थी। उसने उसे हौसला देने के लिए कहा, आजकल बहुत सारे कोर्स हैं, तरह तरह की नौकरियां हैं। कितनों के बारे में तो हम लोग जानते ही नहीं। आजकल बच्चे अपनी पसंद की पढ़ाई करके ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टरी में समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए बच्चे कम पसंद करते हैं। मेरा बेटा सौरभ इसीलिए मेडिकल लाइन में नहीं जाना चाहता था। कहता था, पापा आप हमेशा बीमार लोगों से घिरे रहते हैं।
पैसा कमाते हैं पर एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास समय नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में कमाई के साथ साथ मौज मस्ती भी करना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं कमाऊँ और बीवी बच्चे ऐश करें। अपनी बात पूरी करके हंस दी। उसने धीरे से कहा। वह पूरी तरह सौरभ के विचार से सहमत नहीं थी। इसके पापा का शौक था कि दोनों में से कम एक तो डॉक्टर बने। लड़का बड़ा है, अभी एमएससी कर रहा है। आप निश्चिंत रहिए, आजकल के बच्चे समझदार हैं। उन्हें पता है कि क्या करना है और वह उस काम में बहुत अच्छा करेंगे। आप निश्चिंत रहिए। वह 90% औरतों का एक ही रोना। उसने मन ही मन कहा। आप भी कुछ करती हैं? उसे देखकर वह अच्छी तरह समझ रही थी कि वह घर गृहस्थी में समय बिताने वाली औरत है। फिर भी वह पूछ बैठी थी। अरे नहीं, वह थोड़ा झेप सी गई। घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती कि सोचा जाए। सुबह उठकर चाय नाश्ता, पूजा पाठ, खाना। आप पूजा करती हैं? सहसा वह अपनी बात बीच में छोड़कर उससे पूछने लगी। हाँ, सवेरे थोड़ा सा। भाई साहब भी पूजा करते हैं। वह चौंकी, फिर लगा कि वह उसके पति के बारे में पूछ रही है। हाँ, सवेरे नहाने के बाद 5 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। डॉक्टर होकर पूजा पाठ करते हैं? उसने हैरानी से कहा। उसकी इस सर्वथा नवीन धारणा से वह हचकचा गई। कभी परम मूर्खा, कभी चतुरा को वह समझ नहीं पा रही थी कि वह उससे क्या कहे। टालने के अंदाज में उसने कहा, अपने विश्वास की बात है, इसमें डॉक्टर होने और ना होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह थोड़ी देर चुप रही। आप मराठी नहीं हैं, फिर भी मंगलसूत्र पहनती हैं। अपनी कही बात पर वह खुद झेपती सी हंस दी। हाँ, वहाँ सभी औरतें पहनती हैं। कुछ दिन बाद मैं भी पहनने लगी। मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी अपने लिए बनवाने के लिए सोच रही हूँ। उसने उसकी इच्छा में अपनी हाँ हूँ नहीं मिलाई। अब वह उसे झेल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह चादर ओढ़कर लेट गई। लेटते ही एक शून्यता उसे धीरे धीरे घेरने लगी। कई महीने बाद वह घर से बाहर निकली थी। कितने दिन तो उसे साहस जुटाने में लगे। उसे लगता था कि सारी दुनिया उसे सवालिया निगाहों से देखेगी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो, और वह इस काल्पनिक मानसिक स्थिति को नहीं सह पाती थी। पर आज वह भीतरी और बाहरी दोनों तौर पर खुद को मजबूती से तैयार करके बाहर निकली थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसका अकेलापन और अनजाना सा अपराध बोध दूर हो गया है। उसका आत्मविश्वास अब वापस उसके पास है और दुनिया की निगाहें अब उससे सवाल नहीं करेंगी। वह अपनी सहयात्रिणी से बड़ी देर तक सहज ढंग से बतियाती रही। जीवन भर सच बोलने वाली, सिलसिलेवार ढंग से सहज झूठ गढ़ती गई। एक पल के लिए भी उसकी जबान नहीं अटकी और न ही उसके अंतर्मन ने उसे टोका। उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि वह झूठ बोल रही है। सच ही तो था सब कुछ। वह तो बस बातों में जिंदगी के बीते हुए पलों को जी रही थी। वह पूरे विश्वास के साथ सारे रास्ते सच बोलती रही। अगर जरा सा अंतर झूठ है तो वह झूठ बोलने का अपराध कर रही है। उसका झूठ अनायास ही पैदा हुए क्षणिक मिथ्या अपराध बोध की यातना से कहीं अधिक सुखद और पवित्र था। उसे चाय की तलब लगने लगी। थोड़ी देर पहले चाय वाला आवाज लगाता हुआ गुजरा था, पर जब तक वह उठकर बैठती वह आगे निकल चुका था। 1:30 बज चुका था लगभग। सभी लोग खा पीकर सो गए थे। उसे भी भूख लगने लगी। उसने हुक पर से बैग उतारा। उसमें बिस्कुट, फल और कुछ सैंडविच थे। ट्रेन के खाने की तुलना में सैंडविच नापसंद होने के बावजूद भी बेहतर विकल्प था। उसने दोनों सैंडविच को फ्रूट जूस के सहारे किसी तरह निगला। उसके पति को डिनर में सूप और सैंडविच पसंद थे। हफ्ते में 2-3 बार तो यही मेन्यू रहता था। वह भी खाती थी, पर पसंद कभी नहीं आया। बस चलता है जैसा चलता रहा। उसकी सहयात्री 1 घंटा पहले ही बच्चों के साथ खा पी चुकी थी। वह करवट बदलकर लेटी थी। तभी सीट के नीचे से बैग का खींचना, स्टील के टिफिन कैरियर का खुलना बंद होना, बैग को वापस खिसकाना सब सुन रही थी।
वह जानबूझकर उस बीच करवट बदलकर लेटी रही और जब चारों ओर सन्नाटा पसर गया तो वह उठकर बैठी। घड़ी वह लगाती नहीं थी। मोबाइल पर टाइम देखा तो 2 बज चुका था। खाने के बाद चाय तलब खत्म हो गई थी। इस बीच चाय वाले के आने की उम्मीद भी कम थी। उसने एक मैगजीन उठा ली और पढ़ने लगी। मन नहीं लगा पढ़ने में, उससे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। आंखें सिर्फ अक्षरों पर दौड़ रही थी, दिमाग तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा था। उसने दोबारा तिबारा उन्हीं लाइनों को पढ़ा ताकि कुछ दिमाग में उतर सके, पर नहीं। दिमाग ने जैसे दरवाज़ा बंद कर लिया हो और कुछ भी समझना नहीं चाह रहा हो। उसे लगा मन में भी दरवाज़ा होना चाहिए। उसके मन में दरवाज़ा नहीं था। इसी से सबका आना जाना लगा रहता है। रिश्ते नाते लोग लगा, किसी का भी रोक नहीं है। दरवाज़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी सराय बन जाती है। अब तो कस कर बंद कर लिया है, पर जो है वह नहीं निकलता। बहुत कुछ भर गया है फालतू सा। एक बार मन को उलटकर खाली कर देना चाहती है वह, जैसे ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर निकाल कर पलट कर साफ करती है। काम की चीज़ें अलग करके बेकार चीज़ें डस्टबिन में डाल देती है। काश मन भी ड्रॉर होता, जिसे एक बार कम से कम इस मोड़ पर तो एक बार उल्टा जा सकता। मन की उलझने, बदरंग रिश्तों, उलझनों को उलटकर कचरे के डिब्बे में डाल सकती। इस तरह से बहुत कुछ निकल जाता, मन और जिंदगी से परे हो जाता, पर होता है इसका उल्टा और कचरा जमा होता जा रहा है। मन भारी होने लगा। पता नहीं क्यों सन्नाटा होते ही मन अपनी चादर बुनने लगता है। पूरी जिंदगी ताने बाने में तन जाती है और मन उस पर चलता रहता है, जैसे कि जिंदगी करघे पर कसी कोई चादर हो और मन उसे नए सिरे से बुन रहा है। सिर्फ बुना ही जाता है रोज का रोज। हाँ, बुनावट रोज बदल जाती है, कभी दर्द, कभी गुस्सा, कभी कसक और कभी शिकायतें। मन जैसा चाहता है वैसी बुनावट बुनने लगता है। उसका अपने मन पर कोई बस नहीं चलता। वह मन के साथ जबरदस्ती करना भी नहीं चाहती है। बस मन का जैसा मन हो वह करता रहता है। उसे बचपन से कभी भी लड़की होने का पछतावा नहीं रहा, पर आज लगता है यही उसकी सबसे बड़ी बेबसी है, क्योंकि औरत के लिए सीमाएं ही हैं। लक्ष्मण ने तो एक ही रेखा खींची थी, पर यहाँ तो सारा अस्तित्व ही गोल गोल रेखाओं से घिरा हुआ है। वह किसी म्यूजियम में रखी मम्मी बन गई है, जिसका सारा शरीर पट्टियों से गोल गोल लपेट कर रख दिया गया है, जिसे हर व्यक्ति, हर रिश्ता दूर खड़ा होकर देखता है और आगे बढ़ जाता है। उन पट्टियों को सरकाकर देखने का न तो किसी में साहस है और न ही आवश्यकता। ये ज़माना प्रैक्टिकल होने का है। समझदार लोग इंतज़ार करो और देखो की नीति अपनाते हैं, न किसी की ज़िंदगी में दखल देते हैं और न अपने में पसंद करते हैं। रिश्ते तो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने और हाजिरी गिनाते हैं। फला फला और फला सीमाबद्ध, नपातुला संभाषण और गिनती करके उपस्थिति। कहीं भी आत्मीयता की कोई अनुभूति नहीं। ऐसी छांव नहीं जहां गर्म लू के थपेड़े सहती हुई वह एक पल ठहर कर सांस ले सके। इन रिश्तों के पेड़ जमीन पर नहीं थे और न ही इनका साया किसी जमीन के टुकड़े पर फैला था। ये पेड़ जैसे चलती गाड़ियों पर उगे हुए हों और वह तपते रेगिस्तान में नंगे पैर खड़ी हो। उसके आगे पीछे दाएं बाएं गाड़ियों पर उगे छायादार पेड़ सर निकलते जा रहे हैं, जिन्हें वह सिर्फ देख सकती थी। उसकी ठंडक और छाया को वह महसूस नहीं कर सकती थी। ये पेड़ उसके सामने क्यों परेड कर रहे हैं, उसे छाया देने के लिए या वह तपते रेगिस्तान में नंगे पैर खड़ी है, इसको और गहराई से एहसास कराने के लिए? पता नहीं। जब कुछ भी अनुभूति शून्य होकर किया जाता है तो उसका अर्थ अपने आप खोने लगता है। शायद वह सब कुछ भी वैसा ही कुछ था, टोटल पूरा करने जैसा। पता नहीं कितनी देर तक सोचती रही, दुनिया जहान की इधर उधर की। वह सो जाना चाहती थी एक लंबी नींद। उसने अपने तन मन को ढीला छोड़ दिया। कंपार्टमेंट में बचे खुचे यात्रियों में चहल पहल होने लगी। करीब 20 मिनट में प्लेटफॉर्म आ जाएगा
वह भी बचा खुचा सामान समेटने लगी। उसने मैगजीन और नॉवेल उठाकर एयरबैग में डाल दिया। एक बार फिर उसकी हिम्मत टूटने लगी। दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया था। सांस रोके हुए वह निर्जीव सी सीट पर बैठी रही। स्टेशन पर पता नहीं कौन आया होगा। उसे लग रहा था जैसे वह अपनी सारी जमा पूंजी गंवाकर खाली हाथ घर लौट रही है। लोग अपने सामानों को खींच खींच कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उसने भी धड़कते भारी मन से अटैची को खींचा। स्ट्रॉलर वाली अटैची का हैंडल खींचकर एयरबैग के हैंडल को स्ट्रॉलर के डंडे में फंसाकर अटैची के ऊपर रखा और पर्स को कंधे पर लटकाकर लाइन में लग गई। हड़बड़ाहट में कई बार उसका सूटकेस लोगों के सामानों से टकराया। बैग भी ठीक से न टिकाने की वजह लटक गया। दोबारा उठाकर जैसे तैसे रखा। अभी भी कुछ टेढ़ा लटक रहा है। पता नहीं क्यों वह हड़बड़ाकर सबसे पहले नीचे उतर जाना चाहती थी। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही वह टूट गई। किसी ने उसका सामान नीचे उतार दिया था। चेहरे पर जबरदस्ती जमाया हुआ मुखौटा पिघलने लगा। दोनों हाथों में पहने प्लास्टिक के लाल कंगनों को उसने झटके से उतारा और मंगलसूत्र को लगभग खींचते हुए गले से बाहर निकाला। दोनों चीजों को सहमते हुए पर्स में ऐसे रखा जैसे कोई देख न पाए, वैसे ही जैसे 3 महीने पहले उतारकर पति की निष्प्राण छाती पर रख दिया था। माथे पर मजबूती से चिपकी बिंदी को नोचते ही जैसे अंदर से बहुत कुछ नुच उठा। बिंदी उंगलियों में चिपक गई थी। छुड़ाने की कोशिश में एक उंगली से छूटकर दूसरी उंगली में और फिर वापस उसी उंगली में बार बार पिचकती जा रही थी। उसने झुंझलाकर दूसरे हाथ की उंगली से पकड़कर उसे अलग किया और बगल में दूर फेंक दिया कि कहीं उसके पैरों के नीचे ना आ जाए। उसकी पीठ में जैसे 2 आंखें उगाई हों, अनगिनत लोगों के अनगिनत जोड़ी पैर, सस्ती घिसी हुई चप्पलें, भारी भरकम स्पोर्ट्स शू, नुकीली हाई हील की सैंडलें, बच्चों के चूचू करते जूते, बूढ़े घिसटते पैर, जवानों के धमाधम भागते पैर, सिर्फ पैर ही पैर, घुटने के नीचे के पैर। वह वहीं जम सी गई थी। उसके दाहिने बाएं ओर से तेजी से पैर आगे निकलते जा रहे थे। पैरों का रेला उस फेंकी हुई बिंदी को रौंदते जा रहा है। उसे लग रहा है कि वे पैर प्लेटफॉर्म पर नहीं, उसकी छाती पर चल रहे हैं। अब तो वह देख भी नहीं पा रही थी पैरों को। आंखें धुंधलाने लगी थीं। सामने से आने वाले लोगों के चेहरे आपस में गडमड होने लगे। अब वह उन चेहरों में किसी अपने को नहीं ढूंढ पा रही थी। उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। अब अपने ही उसे प्लेटफॉर्म पर ढूंढ लेंगे। अभी आप सुन रहे थे शची मिश्र जी की लिखी कहानी बिंदी।